तो हम लोग को एक बेसिक आइडिया है अभी तक कि क्या क्या कब कब हुआ था। कांग्रेस के सेशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बेसिक चीज देखा था। थोड़ा सा डीप में जाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में और क्या क्या हो रहा था, कितने बड़े स्तर पे हो रहा था, और वो सब चीज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, 1906-7 में कुछ ऐसी घटना हुई है स्पेशल, कुछ ऐसा हुआ है? क्या हुआ है? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट हुआ है, एग्जैक्टली exactly. सूरत स्प्लिट के रीजंस हम लोगों ने देखे थे। क्या है सूरत स्प्लिट के रीजंस? है ना, दोनों में आपस में बनना नहीं, किसमें, मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में, जो आपस में बनता नहीं है, उस वजह से सूरत स्प्लिट हो गया। और यहाँ पे दोनों के थॉट्स एकदम ही अपोजिशन में जा रहे थे। तो अब क्या हुआ है कि जैसे ही स्प्लिट हुआ, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि इन लोग को जेल में डाल दिया गया, मांडले जेल भेज दिया गया बाल गंगाधर तिलक को, और कुछ लोग विदेश चले गए, अरविंदो घोष ने संन्यास ले लिया, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है। सो अब लीडरशिप के नाम पे कुछ बचा नहीं। जो मॉडरेट थे, मॉडरेट वैसे भी कमजोर थे, उनकी जो समाज में इतना सम्मान था ना, वो धीरे धीरे घट रहा था क्योंकि कुछ वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। और एक्सट्रीमिस्ट जो है, वो सब के सब चले गए, अब कुछ बचा नहीं। तो अब होगा क्या? अब हम करे तो करे क्या? तो ऐसी स्थिति में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। और वैक्यूम को फिल करेगा कौन? रिवॉल्यूशनरीज। अभी रिवॉल्यूशनरीज कौन है? वही जो कि गोली बंदूक लेकर के आ जाते हैं, जो बम फोड़ देते हैं। मतलब कि भगत सिंह जैसे लोग, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग। सुभाष चंद्र बोस का तो इसमें नाम नहीं लेना चाहिए, बट हाँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब की तरह जो है, ये लोग सब रिवॉल्यूशनरी हैं। तो रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी, एग्जैक्टली exactly, क्रांतिकारी, हिंदी में उसे क्रांतिकारी कहेंगे। तो बेसिकली ये सब रिवॉल्यूशनरी है। तो इनका ये फेज आया है। अब यहाँ पे कांग्रेस जो है वो शांत पड़ चुकी है, ठीक है। यहाँ से अभी कुछ समय तक कांग्रेस के सेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा रिवॉल्यूशनरीज ने क्या क्या किया है। और ऐसा नहीं है कि 1960 से 1917 तक पूरे टाइम में कंटिन्यूअसली रहे हैं, नहीं, ये लोग नहीं रहे। एक्चुअल में जब गांधी जी वापस भारत आए हैं, तो उस टाइम पे इनका वापस से गिरे हैं ये लोग सब, इनका प्रभुत्व कम हुआ है, और वापस से कांग्रेस रिवाइव की है। अच्छा मुझे बताओ, गांधी जी वापस कब आए हैं? गांधी जी वापस 1915। 1919, ठीक ठीक है। तो ये चीज है कि यहाँ पर ये जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, ये 1915 तक काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। 1915 में तो गांधी जी वापस आए हैं बेसिकली। एक साल वो फिर घूमे हैं, देश भर का भ्रमण किए हैं, भारत को समझने का प्रयास किए हैं। तो एक साल अब वहां पे वो निकाल दो, तो 1916 के आसपास ना, 16-17 के आसपास ये लोग रहे हैं। उसके बाद फिर ये इनएक्टिव होने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने ये सोचा कि हमें गांधी जी के आइडिया को ना एक बार महत्व देके देखना चाहिए। कि गांधी जी वहां पे अफ्रीका में काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे। इन्होंने वहां पे जो नेटिव इंडियंस थे, उनके लिए इन्होंने काफी कुछ काम किया था। वो सब हम लोग को बेसिक पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, नहीं तो दोबारा से एक बार हम लोग देख लेंगे। तो उनका वहां पे प्रभाव था। वहां पे लोग को लगता था कि अगर ये वहां के लोग को न्याय दिला सकते हैं, तो फिर भारत के लोग को तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज था उनका थॉट। तो यही थॉट के कारण ये कहते हैं कि ठीक है, अब हम पीछे हटते हैं, एक बार आप भी ट्राई कीजिए। और गांधी जी भी ज्यादा कुछ अचीव कर नहीं पाते, शुरुआत के फेज में करते हैं डेफिनेटली, लेकिन फिर दोबारा ऐसा मौका आता है कि दोबारा से इनका गठन होता है, रिवॉल्यूशनरी सब दोबारा से आते हैं, और फिर सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू होता है। इन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी देख रहे हैं। 1907 में क्यों होता है शुरुआत? वाई द सर्ज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, बेसिक हम लोगों ने जानते हैं इन्हें, ठीक है। ये सब का सब हम लोग समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि यहाँ पर स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट जो है, ये चल रहा था, लेकिन ढंग से काम किया नहीं। वो कब, किस वजह से स्वदेशी मूवमेंट आया था, याद है किसी को? किस वजह से आया था स्वदेशी मूवमेंट? हम्म, स्वदेशी मूवमेंट क्यों आया था? सर जब पार्टीशन के ये बाद। हम्म, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण आया था। ठीक है। सो ये चीज है। अच्छा अब देखो, इसमें बात ये है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, रिवॉल्यूशनरीज ने क्या क्या काम किया है। देखो सबसे पहले ना हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि रिवॉल्यूशनरीज इंस्पायर्ड किससे थे। ठीक है। इनके पास ना बहुत सारे इंस्पिरेशन के वो थे, जैसे कि उस टाइम पे ना रशिया में एक माहौल चल रहा था कि सबको उखाड़ के फेंक दो, ठीक है, जो राजे रजवाड़े हैं उन्हें उखाड़ के फेंको और अपनी प्रभुत्व को स्थापित करो।
तो वैसा माहौल चल रहा था। जार था, जार निकोलस को हटाने की बात चल रही थी। जार को निकोलस था कि नहीं पता नहीं, पर जार, राजा को, वहां के राजा को जार कहते थे। तो जार को हटाने की बात चल रही थी, सब लेनिन स्टालिन उन सबका समय था ये, ठीक है। पूरा सत्ता परिवर्तन हो रहा था और सब जगह पे कम्युनिस्ट विचारधारा फैल रही थी, ठीक है। तो वहां पे ये लोग, सब लोगों ने देखा कि यहाँ पे रशिया कैसे सक्सेसफुल हो रहा है, हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं इस तरीके से। तो ये सब चीज सोचा गया, ठीक है। उसके बाद फिर रशियन लोग की तरह आयरिश अपना इंडिपेंडेंस देख रहे थे, आयरिश अपने इंडिपेंडेंस का डिमांड कर रहे थे। अच्छा, जो होम रूल लीग था ना, जो शुरुआत हुआ, ये एनी बेसेंट ने शुरुआत किया था, ठीक है। और ये भी आयरिश नेशनलिस्ट के ही बेसिस पे था। मतलब कि जो आयरलैंड के लोग जिस हिसाब से काम कर रहे थे होम रूल का, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी किया गया था, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा और तिलक के द्वारा। तो आयरिश मेथड पे ही ये था डिपेंडेंट। तो अगर कल को कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आयरिश ही आपको वहां पे कहना है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये लोग करते हैं। अभी कैसे करेंगे? तो डकैती करेंगे, ठीक है, चोरी चकारी करेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, यही सब चीज ये लोग ध्यान रखते हैं। बेसिकली टेरर का ये लोग सहारा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज आता है कि कहाँ कहाँ पे हुआ, कैसे कैसे। तो अब देखो, सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं हम लोग कि बंगाल जो है, बंगाल में सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होगी। क्यों होगी बंगाल में? मैंने आपको एक दिन और रीजन बताया था। बिकॉज बंगाल एक राजधानी थी उस टाइम पे, ठीक है। मतलब अब ऑब्वियसली जब वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल किया गया, उसके बाद दिल्ली हो गई, लेकिन फिर भी इतने सालों तक बंगाल ही रही थी राजधानी। तो बंगाल के पास पावर थी। आज जैसे दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं कायदे से, मतलब यहाँ पे आपको एजुकेटेड क्लास मिलेगी, ठीक है। देश भर से टैलेंट यहाँ पे आता है। अब देखो, आप लोग बिहार से आए, यूपी से आए, टैलेंट ही तो आ रहे हो, है ना। यहाँ पे आकर के कुछ कर रहे हो, तो ये टैलेंट आता है दिल्ली में। ठीक इसी प्रकार से बंगाल में टैलेंट आता है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे ना, अलग अलग चीज, सब अलग अलग क्रांतिकारी सब उभर करके आते हैं, और हमें वही देखना है कि कौन कौन से क्रांतिकारी आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1870 तक, बाय द 1870s कलकत्ता स्टूडेंट कम्युनिटी वाज हनी कॉम्ड विद सीक्रेट सोसाइटीज। देखो, 1870 ईस्वी तक ही यहाँ पे सोसाइटी सब बनने लग गई थी जो कि सीक्रेटली काम कर रही थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब राजधानी में, अगर कोई राजधानी है तो यहाँ पे पहले से ही काम शुरू हो गया था। जैसे आज आप विचार करो कि यदि किसी के दिमाग में है कि भाई मुझे सत्ता परिवर्तन करना है, आज सिंपल सी बात देखो ना, जो सत्ता में आज सरकार है, वो आज से नहीं, आज से कई साल पहले ही चालू हो गई थी कि हमें सत्ता अपने हाथ में लेनी है। शुरुआत में 2 सीट मिली थी, ठीक है, फिर बाद में 0 सीट पे भी उतर के आ गए, लेकिन फिर वापस से ये लोग रीगेन करते करते आज 300 से ऊपर सीट है इन लोग के पास। तो काम पहले शुरू हो जाता है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार आज इस सरकार को हटाने के लिए हो सकता है कि कोई दूसरे लोग काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक वो बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो। एक टाइम पे आके आपको एक्टिव नजर आए, है ना। तो ये चीज होता है। तो 1870 ईस्वी तक की इनका स्टूडेंट यूनियन बनने लग गया था, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज बनने लग गई थी, बट एट दैट टाइम दे वर नॉट वेरी एक्टिव, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, अनुशीलन समिति फाउंड की जाती है। अनुशीलन समिति बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, ठीक है। आप पढ़ोगे अनुशीलन समिति, इसी के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, पूरा बंगाल का, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा, ठीक है। तो अनुशीलन समिति को कौन फाउंड करता है? प्रमोथा मित्तर, इनके द्वारा फाउंड किया जाता है, इंक्लूडिंग जतेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखो, जतेंद्र नाथ बनर्जी जो है, इनके साथ ये फाउंड किया जाता है। और जतेंद्र नाथ बनर्जी का एक दूसरा नाम भी है, किसी को आइडिया है दूसरा नाम इनका क्या है जतेंद्र नाथ बनर्जी का? पता है, कुछ आइडिया है? पढ़ा है ये तो चैप्टर मैंने पढ़ के आने के लिए कहा भी था। नहीं पता? नो। नो। बाघा जतिन, बाघा जतिन, अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा या पढ़ोगे तो ध्यान रखना, आगे कहीं पे मेंशन होगा। बाघा जतिन, BAGHA, बाघा, ठीक है, बाघा और जतिन। तो इस नाम से ये फेमस थे, बाघा जतिन के नाम से, ठीक है। तो वो चीज है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, अनुशीलन समिति की स्थापना? प्रमोथा मित्तर, इंक्लूडिंग जतेंद्र नाथ बनर्जी, बारिंद्र कुमार घोष एटसेट्रा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑलराइट। तो अनुशीलन समिति को आपको स्टार मार्क कर लेना है, जितना अच्छे से कर सको उतना बढ़िया।
उसके बाद फिर क्या है, इस अनुशीलन समिति ने यहाँ पर कुछ मैगजीन सब लॉन्च की। अनुशीलन समिति ने एक वीकली युगांतर को पब्लिश किया, युगांतर नाम के मैगजीन को इन्होंने पब्लिश किया। वीकली युगांतर, युगांतर एक मैगजीन का नाम है, अखबार का नाम है, ठीक है। और हर हफ्ते ये प्रकाशित होता था। इसने पहले कुछ करने की सोची, लेकिन इसने अपने एक्शन को अबॉर्ट करना पड़ गया, अबॉर्शन करना पड़ गया, यानी कि वो एक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। स्टार्टिंग के फेज में ये इन्होंने कुछ प्रयास किया करने का, लेकिन ये कर नहीं पाए। तो फिर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर सब ऐसे स्टार्ट हुए जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को एडवोकेट करने लग गए, यानी कि कहने लगे कि हाँ तुम्हें ये काम करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। जैसे यदि आज मैं कहूँ कि सरकार का विरोध करना चाहिए, आपको आपको प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है। अभी मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको डिफेंड कर रहा हूँ। अगर आप सरकार से कोई प्रश्न पूछ रहे हो और आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो मैं आपको डिफेंड करने आ जाऊं, ठीक है। तो ये वही चीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम इसी ने, युगांतर ने और बाकी अलग अलग मैगजीन ने ये काम किया, करने लग गए ये सब का सब, ठीक है। और अब जैसे कैसे ये डिफेंड करते, तो उसका एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि बाराइसल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। अ, उसमें युगांतर ने लिखता है क्या, युगांतर क्या लिखता है, जो रेमेडी है ना वो लोगों के पास है, जो उपाय है वो लोग के पास है। इंडिया में, भारत में उस समय 30 करोड़ लोग थे, ठीक है। तो 30 करोड़ लोग सबके साथ अपने 60 करोड़ हाथों को उठाएं और इस ऑपरेशन को दबाएं। ऑपरेशन ये ऑपरेशन वाला नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन यानी कि दबाव देना, ठीक है, दबाव आना। तो फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। जो ताकत है, ताकत को ताकत से ही दबाया जा सकता है। तो ये पब्लिश किया था युगांतर ने, ठीक है। तो बड़ी मजेदार चीज है कैसे वो लोग सब काम करते थे। मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं लिख रहे हैं, पर ऐसे लिख रहे हैं ताकि अपना काम हो जाए, कि भारत के 30 करोड़ नागरिक सबके साथ अपना 60 करोड़ हाथों को उठाओ और उठा करके ऑपरेशन को समाप्त कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि ताकत को ताकत ही रोक सकती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका काम हुआ था युगांतर का। तो ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी मैगजीन ही था। तो युगांतर मैगजीन आपको बड़े ध्यान में रखना है ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एक 1907 ईस्वी में ना एक और एबॉर्टिव अटेम्प्ट किया गया युगांतर के ग्रुप के द्वारा। युगांतर को जो चला रहे थे, क्या करने की कोशिश की, इन्होंने सर फुलर को मारने की कोशिश की। फुलर, फुलर उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है, ईस्टर्न बंगाल आसाम के प्रोविंस का। बट फिर उसे अबॉर्ट करना पड़ गया, वो काम नहीं हो पाया। अब देखो क्या है ना, अब थोड़ा साइकी समझने का प्रयास करो। अगर मैं आज आप लोग को कहूं कि मैं मिशन दे रहा हूं, आपको ये काम करना है, और मैं आपको मिशन दे दूं, कहूं जो कि जाकर के उसका मर्डर करो, और आप उस बात से कन्विंस्ड हो, सपोज कन्विंस्ड हो, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा कन्विंस कर सकता हूं और आप कन्विंस हो सकते हो, कोई ऐसा पॉइंट हो तो। लेकिन आपके शुरुआत में हाथ पैर फूलेंगे, आप ढंग से नहीं कर पाओगे, है कि नहीं है। स्टार्टिंग में किसी को भी डर लगता है। धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस हो जाती है, आप एक दो बार अटेम्प्ट करते हो, तो फिर आप उसे सच में जाकर के किसी का मर्डर कर सकते हो। या जो मैं काम कहूँ इलीगल काम करने के लिए, मैं कहूंगा जाकर के विधान जाकर ट्रेन को लूट लो, ठीक है। अब काकोरी ट्रेन को लूटा गया था, ठीक है। तो ट्रेन को लूट लो जाकर के, मैं कहूंगा। आप शुरुआत में आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, आप करना चाहोगे, आप मेरे बात से कन्विंस्ड हो, आप करना चाहोगे उस चीज को, बट आप कर नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स आती है बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम इसने ब्रिटिश ऑफिशियल सर फुलर को मारने की कोशिश की, युगांतर के ग्रुप के लोगों ने, लेकिन मार नहीं पाई, इन्हें अबॉर्ट करना पड़ गया अपना अटेम्प्ट को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर ना यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त चीज होता है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का। देखो 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस राइज करते हैं, और क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक जज होता है, व्हाइट जज होता है ऑब्वियसली, किंग्सफोर्ड नाम का, जो कि मुजफ्फरपुर में रहता है। मुजफ्फरपुर कहाँ पे है, अपने बिहार में, ठीक है। बिहार में मुजफ्फरपुर नाम का जिला है। तो वहां पर ये किंग्सफोर्ड होता है, ये कहता है तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है, जा करके बम फोड़ देते हैं उधर। तो बट यूपी में मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर यूपी में है, मुजफ्फरनगर है यूपी में। मुजफ्फरपुर बिहार में है, जिला है। हाँ, यूपी में मुजफ्फरनगर है, जो गुंडों का इलाका है। उसी के बारे में कह रहे हो ना। यस। हाँ, वो मुजफ्फरनगर है, मेरे कुछ दोस्त हैं मुजफ्फरनगर के। हाँ, बट ये मुजफ्फरपुर की बात हो, ये बिहार में हुआ था ये घटना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जिसके ऊपर फोड़ते हैं ना बम, वहां पे उनकी वाइफ होती है, ब्रिटिश लेडीज होती है, ठीक है। तो इन दो ब्रिटिश लेडीज मारी जाती है अनफॉर्चुनेटली। और आपको तो पता है भारत का कंसेप्ट कि स्त्रियां अवध्य होती है, स्त्रियों को मारा नहीं जा सकता। भारत का ये कंसेप्ट है, बाकी जगह पे जो करे, भारत में
स्त्रियों चाहे कितना भी बड़ा अपराध की हो, उन्हें मृत्युदंड नहीं दी जा सकती, वो अवध्या होती है, उनको बहुत सारे छूट है कि ठीक है उन्हें ये पनिशमेंट नहीं दे सकते, वो पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो जब ये मर गई तो इन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी शॉट हिमसेल्फ डेड while खुदीराम बोस was tried and hanged, और खुदीराम बोस को पकड़ करके उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तो ये चीज है, प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था। तो ये आपको ये याद रखना है कि ऐसा कोई रिवॉल्यूशनरी जिसने कि स्वयं को गोली मार लिया हो, कौन है? तो प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी का नाम हम लोगों ने बार बार देखा है। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी, एमबीए चाय वाला से देखा था प्रफुल्ल को। ठीक है, तो इन्होंने वो तो स्वयं को दूसरा प्रफुल्ल था सर। ठीक है ठीक है, मैं प्रफुल्ल याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक ओके ओके। है, तो बेसिकली प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। वैसे वो कौन सा प्रफुल्ल था? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, हम्म, राय, मतलब जो भी रे जो भी हो। प्रफुल्ल चंद्र रे, हाँ अरे भाई। हाँ 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 हाँ, ठीक है, याद है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर ये प्रफुल्ल चाकी है। ठीक है, मतलब आप इनके हीरोइक अटेम्प्ट से चौंक जाओगे कि मतलब इन्होंने खुद को गोली मार लिया, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? हाँ ठीक है, ऐसे कर लो, प्रफुल्ल चाकी, या चक्की की रोटी खाते थे, चक्की के आटे की रोटी, जो भी कह लो, जैसे भी कर लो। ठीक है, बेसिकली आपको याद होने से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। जब ये हुआ ना, तो सारे के सारे पूरे के पूरे अनुशीलन ग्रुप को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें कि घोष भाई जो थे। घोष भाई कौन है, याद है किसी को? अरविंदो घोष, बारेंद्र कुमार घोष। ठीक है, अरविंदो घोष और बारेंद्र कुमार घोष को भी वहां पे क्या किया गया, पकड़ लिया गया। रास ठीक है, बिहारी घोष भी थे। वो घोष रास बिहारी बोस थे, और ये अरविंदो घोष है, घोष ब्रदर की बात कर रहा हूँ मैं। वो नहीं, बोस मैं थे। रास बिहारी घोष भी, वो भी तो घोष ही अच्छा, थे घोष ना। थे वो। ये घोष बोस में हाँ। कंफ्यूजन हो जाता है, ओके ओके। पर ये दो भाई को पकड़ा गया इधर। ठीक है, अरविंदो घोष और बारेंद्र कुमार, वो दोनों भाई थे। ठीक है, वो रास बिहारी घोष कोई दूसरे होंगे, फिर इनके भाई नहीं होंगे, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि सेम टाइटल वाले भाई ना हो। ऐसे हो ही सकते हैं बहुत। बिल्कुल। तो पूरे के पूरे अनुशीलन ग्रुप को कर लिया गया, और इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, अब ये दूसरा कॉन्स्पिरेसी केस आपको ध्यान रखना है, वो आएगा मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, अब एक आता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में फिर दोनों को वो धारा लगा करके इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, पूरे के पूरे अनुशीलन ग्रुप को आपको वो कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग ना बेसिकली मानिक टोला नाम की जगह पे रहते थे। मानिक टोला नाम याद नहीं रहेगा आपको तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि ये लोग सब ना कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे राजा के विरुद्ध वॉर करने की, उनके खिलाफ युद्ध करने की। ठीक है, तो ये इस प्रकार की प्रयास कर रहे थे। तो अब इसकी सजा क्या है? तो सजाए मौत। ठीक है, सरकार के विरुद्ध में जाने का मतलब क्या है? सजाए मौत। आज सिंपल सी बात देखो ना, हम आज भी, आपको क्या लगता है अगर आप सरकार के विरोध में जाओगे तो आपको सजाए मौत मिलेगी? आपको लगता है ऐसा? आज तो कुछ नहीं। मिलेगी, बहुत अगर बड़ा कांड कर दिए तो फिर बात अलग है। मिलेगी। देखो देखो देखो, मैं कैसे बता रहा हूँ मिलेगी। अभी क्या है ना, अभी ये गेम चल रहा है, एक बार इसकी सरकार, एक बार उसकी सरकार, एक बार इसकी सरकार, एक बार उसकी सरकार। ये क्या में से है? सिडिशन, सिडिशन का केस लगेगा एग्जैक्टली लेकिन चलो ठीक हो, मान लो कि सिडिशन को हटा भी देते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे तान्या ने बिल्कुल सही कहा है कि सिडिशन का केस लगता है। ठीक है, यहाँ पे विदाउट सिडिशन का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें क्या है। देशद्रोह अलग चीज है, सिडिशन अलग चीज है। ठीक है, सिसेशन अलग चीज है, सिडिशन अलग चीज है। तो यहाँ पे सरकार के विरोध करने में सिडिशन का चार्ज लगता है, लेकिन मान लो बहुत जगह वो जज लोग कहते हैं कि नहीं, सिडिशन को आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अंग्रेजों के टाइम का कानून है, ये है वो है, कहा जाता है। मान लेते हैं सिडिशन के केस को हटा दिया गया। ठीक है, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, तब भी आपको सजाए मौत मिलेगी। क्यों मिलेगी? कब, किस केस में मिलेगी? अभी खेला चलता है, एक बार ये आ जाएगी, एक बार वो आ जाएंगे। ठीक है, आपस में पावर ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन यदि आज के टाइम पे कह दे कि हम सत्ता को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देंगे, हम वापस से मोनार्की लाना चाहते हैं, आपकी कौन बात सुनेगा? आपको फांसी की सजा नहीं होगी? आप कह दो कि मैं संविधान नहीं मानना चाहता हूं, संविधान दोबारा से बनाना चाहिए, मैं भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में विश्वास नहीं रखता हूं, कर दो आप एक बार। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो आज भी, इनफैक्ट कभी भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपको एक मॉरल लेसन है, जिसके हाथ में पावर होती है ना, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं कभी भी अपनी पावर को। और यदि आपने छोड़ दिया तो आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। देखो, हमारे मोनार्क जो थे, जो लास्ट टाइम पे आपको पता होगा प्रिंसली स्टेट सब रहे थे,
मतलब कि अंग्रेजों ने कब्जा तो किया था, लेकिन पूरे भारत के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। ठीक है, डायरेक्ट कब्जा। प्रिंसली स्टेट बहुत सारे थे, 500 से ऊपर, 550 के आसपास थे प्रिंसली स्टेट। ठीक है, 550 प्रिंसली स्टेट ने अपने आप की जमीन को दे दिया, दान कर दिया कि ठीक है हम भारत में मिलाना चाहते हैं। उनको क्या क्या वचन दिया गया था शुरुआत में? ये वचन दिया गया था कि आप जो है, आपको अपने राज्य में बढ़िया तरीके से रखा जाएगा, आपको पैसे वैसे मिलेंगे, खूब बढ़िया से प्रीवी पर्सेस मिलेगा। ठीक है, उससे पहले तो ये भी कहा गया था कि आपको हम गवर्नर बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उनके हाथ में पावर कहीं ना कहीं से रहने की बात की गई थी। और आपकी स्टार्टिंग में पता है, जब देश स्वतंत्र हो रहा था तो उस टाइम पे क्या था, हम लोगों ने, मतलब कि जो इंडियन यूनियन है उसने ये वादा किया था उन लोगों से, प्रिंसली स्टेट से, कि हम आपका सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और मिलिट्री, बाहर की मिलिट्री जो है, इन्हीं तीनों चीज को संभालेंगे, अंदर का सारा कंट्रोल आप खुद करोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि अगर मान लो फॉरेन पॉलिसी कोई बनाना है तो वो इंडियन यूनियन तय करेगी। ठीक है, मिलिट्री इंडियन यूनियन बाहर वाला करेगी। ठीक है, कहीं से कोई लड़ना हो, कम्युनिकेशन वो तय करेगी, अदरवाइज सब कुछ इंटरनल कंट्रोल जो है ये प्रिंसली स्टेट के हाथ में रहेगा। ऐसा ये वादा किया गया था। बाद में इस वादे से पलट गए, कहे नहीं नहीं, आना होगा तो आओगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा मौका नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर इन्होंने कहा कि हम आपको प्रीवी पर्सेस देते रहेंगे, हम आपको पैसे देते रहेंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, आपको पेंशन बढ़िया लाखों रुपए मिलते रहेंगे, आपको घबराना नहीं है। इंदिरा गांधी जी आती है, उस प्रीवी पर्स को पूरी तरीके से समाप्त कर देती है। ठीक है, आपको पता है टाइटल को एबॉलिश कर दिया जाता है, जो उनके पास टाइटल हुआ करते थे, राय बहादुर और सर, ये इस सब टाइप के टाइटल होते थे, उन्हें एबॉलिश कर दिया जाता है। इसका मतलब अब उन्हें पेंशन भी नहीं मिल रहा। मतलब कि एक बार आप कमजोर पड़े, आपने अपने चीजों को जाने दिया, तुरंत आपको समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई मानवता नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आज के टाइम पे लोग उन्हें गाली देते हैं, जिन्होंने कि भारत को स्वतंत्र, जितने भी आपको ये सब मिल रहा है ना, समिति वगैरह, जितने भी आप कांग्रेस सेशन पढ़ते हो, जो फंडिंग वगैरह का काम है, वो सबका हमारे प्रिंसली स्टेट ने उन्हें दिया है फंडिंग। बट आपको मॉडर्न हिस्ट्री में उनका कहीं पे कोई स्थान नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा यहाँ पे वो बता रहा हूं पक्ष, कि यदि आप कमजोर पड़े तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा, आपको कोई इफ बट नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई चांस नहीं मिलेगा। तो जो रहता है वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। उन लोगों ने प्रयास किया कि हाँ हमारे हाथ में सत्ता रहे। ठीक इसी प्रकार से आज भी ये लोग चाहेंगे कि हमारे हाथ में सत्ता रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे। आज अगर मैं प्रयास करूं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को उखाड़ के फेंक दूं, ठीक है, मुझे नहीं करने दिया जाएगा, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कितना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एक्सप्रेशन हो, मैं कुछ पर्टिकुलर इंसानों को गाली नहीं दे सकता हूं। मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता जिससे कि ये लोग अनकंफर्टेबल फील करें। ठीक है, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है ना, ये एक इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम जिसे कहते हैं। आप पॉलिटी में पढ़ोगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का केस होता है, तो वो सब चीज रहता है। तो वहां पे भी सेम चीज अंग्रेजों के टाइम पे भी हुआ करता था, कि कहते थे कि हम आपको पावर दे रहे हैं, आप टेंशन ना लो ना। तो उनका क्या होता था, आप विरोध कर सकते हो लेकिन सत्ता को उखाड़ने की बात मत करो, अंग्रेज हमें भगाने की बात मत करो, हमारे आदमियों को कुछ मत करो। आज आप एमएलए एमपी को नहीं मार सकते, सामान्य आदमी को मार दो, 50 साल आपका केस चलेगा। आप किसी बड़े आदमी के बच्चे को मार के देखो, तुरंत आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तुरंत आपकी सब कुछ आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है ना। जो सत्ता में रहता है वो अपना पावर दिखाता है, तो वही लोगों को क्या करते थे कि आप अंग्रेजों को कैसे मारे हो, कैसे मार सकते हो। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में ये हुआ था। ठीक है, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, घोष ब्रदर्स को। क्यों? क्योंकि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, मैंने इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए आपको बोला कि राजा के विरुद्ध आप वॉर यदि कभी छेड़ दोगे तो फिर आपको एग्जीक्यूट करने का हुक्म मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नो इफ एंड बट। ठीक है, लाइफ ऐसी है ही नहीं कि आपको छोड़ देगी, कुछ नहीं होता। कोई चाहे कितना कैलेंडर नहीं, आपको अधिकार है ये है वह नहीं, कुछ अधिकार नहीं होता, कभी किसी को अधिकार ना होता था, ना होता है और ना ही होगा। जो राजा ने रूल बना दिया है आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाँ चाणक्य बनोगे तो चाणक्य को भी फांसी की सजा तो सुनाने का हुक्म था ही, मारने का हुक्म था ही, लेकिन वो अपना बच करके निकल गए। तो यू हैव टू बी चाणक्य। ठीक है, जो भी। तो यहाँ पे क्या है, इन्हें डेथ की सजा सुनाने की बात थी। यहाँ पे जो भी किंग के खिलाफ वॉर वेज करेगा उसको डेथ की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, तो अब होता क्या है, जो श्री अरबिंदो है ना, इनको तो कहते हैं चित्तरंजन दास, सी आर दास, आपको याद है सी आर दास, चित्तरंजन दास। तो उन्होंने कहा कि हम आपको डिफेंड करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इन्होंने श्री अरविंदो को डिफेंड किया। ठीक है, और अरविंदो के ऊपर कहा गया आपको जो भी इनके ऊपर चार्ज लगे हैं वो सब के सब वाहियात चार्ज है, किसी काम के नहीं है।
और हटाओ, हट हट, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। तो इनको इन्होंने बचा लिया, अरविंदो घोष को। लेकिन जो बारिंद्र कुमार घोष हैं, ठीक है, और इसके आगे उल्लासकर दत्त थे, एक सेकंड, यहीं पे है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, बारिंद्र कुमार घोष, जो कि सीक्रेट सोसाइटी के हेड थे, और उल्लासकर दत्त जो है, इन लोग को कहा गया कि आप लोग ना बॉम्ब बनाते हो, ठीक है, तो बॉम्ब बनाने वाले को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे एक सेकंड के लिए ना। जिसने प्लान किया था हम उसको भले छोड़ दें, लेकिन जो बॉम्ब बनाना जानता है ना, हम उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप लोग को मिलती है सजाए मौत। लेकिन सजाए मौत, अब आपको पता है कि उस टाइम पे भी क्या हुआ करता था, कि सजाए मौत दे तो दिया, लेकिन अब उसे कंप्लीट होने में, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करने में उस फरमान को समय लगता है। उस समय में पता नहीं क्या हुआ, तो उन्हें कहा गया कि ठीक है, हम आपको ना सजाए मौत नहीं देंगे, हम आपको क्या करेंगे, हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, आजीवन कारावास, ठीक है। तो आजीवन कारावास दे दिया गया, लाइफ इन प्रिजन, तो ये चीज का वो दे दिया गया। लेकिन अब इस बीच में क्या होता है ना, अब देखो, सपोज अगर मैं आप लोग को कहूं, इसे पूरा फील करना आप लोग को, ठीक है, एकदम अपने ऊपर लेकर के सब चीज वो करो। सपोज आप थे, मैंने आपको कहा ये काम करो, ठीक है, आपने वो काम किया। अब सरकार आपके पीछे पड़ गई है, ठीक है, आपने किसी को मार दिया, अब सरकार आपके पीछे पड़ गई है, सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया, और या मुझे, चलो मुझे गिरफ्तार कर लिया सरकार ने, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं हूं जेल में, मुझे आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है, पहले मृत्युदंड दिया गया, बाद में क्या गया, नहीं नहीं नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। बट मेरी खबर पहुंचाई किसने? कोई तो हमारे बीच में होगा ना गद्दार। साक्षी हो सकती है गद्दार, तान्या हो सकती है गद्दार, कोई हो सकता है ना? तो अब जो कोई गद्दार है, अब क्या होगा कि आपको वो बात बुरी लगेगी नहीं, कि नहीं लगेगी कि सर की बात इन लोगों ने लीक कर दी? विद्वान बताओ, लगेगी? हमारे यस सर, प्लान को चौपट कर लगेगी। दिया। हम्म। तो आप क्या करोगे, आप जाकर के साक्षी को गोली मार दोगे, ठीक है। जो कोई ऐसा लीक करेगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा कि मतलब तुमने हमारा पूरा जो सपना था उसको चौपट कर दिया। तो ये पूरे ट्रायल में क्या हुआ था, नरेंद्र गोसाइन या नरेंद्र गोस्वामी नाम का आदमी था, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी मत समझना, ये नरेंद्र अलग है, ये इनका पुनर्जन्म हुआ है, कह सकते हो। तो सॉरी, पुनर्जन्म हम इस केस में नहीं कह सकते, ठीक है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है, नरेंद्र गोस्वामी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, मतलब इस इंसान ने कहा कि हम विटनेस है, हम लोगों ने देखा है इन लोग को मारते हुए, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज कहा गया कि हमने ये देखा है मारते हुए, तो ऐसा एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो अरे मेरे लैपटॉप को क्या हो रहा है, वेट अ सेकंड, कुछ प्रॉब्लम, आप लोग को स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर, सही है सर। अच्छा, मुझे ही शो हो रहा है, ओके, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो क्या हो रहा है इधर? हाँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, कि यहाँ पर क्या होता है कि इस इंसान को, नरेंद्र गोस्वामी को गोली मार दिया जाता है, बाय टू अक्यूज, सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल दत्त, ठीक है। दो इंसान मिल करके जाते हैं और गोली मार देते हैं। जैसे सपोज साक्षी ने किया ये काम, लीक करने का काम, कि हाँ, साक्षी कहते हैं हाँ मैंने देखा है सर, ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं कि देश तोड़ने की, कॉन्स्टिट्यूशन को करने की। मैं समझाने के लिए करता हूँ, बट साक्षी को सपोज ऐसा लगा कि मैं ऐसा हरकत करता हूँ, साक्षी ने ये बात जाकर के लीक कर दी कहीं पे, कि हाँ हमें तो सर की बातों से फील होता ही है ऐसा, ऐसा सपोज कर दिया। तो विद्वान को आएगा गुस्सा, तान्या को भी आएगा गुस्सा, दोनों जाओगे जाकर के साक्षी को गोली मार दोगे, ठीक है। यही होगा, उसके बाद फिर आप दोनों को पकड़ के भी जेल में डाल दिया जाएगा, कि मतलब तुम सबूतों को मिटाने का प्रयास कर रहे हो, है ये क्या मतलब है? तो सबका अपना अपना एजेंडा है, समझ रहे हो बात को? तो कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, क्लियर है? यस सर। साक्षी क्लियर है? दिल पे तो नहीं ले रही बातों को? यस सर। यस सर कह रही है, ले रही हूँ मैं दिल पे बातों को। बच के रहना पड़ेगा साक्षी से, ठीक है। तान्या, तान्या कहेगी मैं अपनी बहन को गोली नहीं मारूंगी सर, ये गलत बात है, नो 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 नो, ऐसे नहीं करते, मैं तो आप ही को जाकर के दूसरी बार गोली मार दूंगी मरने पर। आप मरोगे, मैं तब भी आकर के गोली मारूंगे, ठीक है, चलो। तो ये चीज है, ऑल राइट। तो ये आपको मैंने अनुशीलन समिति के बारे में बताया, और नहीं सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मत मारना, मरे हुए को मार करके फायदा भी कुछ नहीं होता।
ओके, तो 1908 के बारे में बताया आपको, अनुशीलन समिति के बारे में। उसके बाद फिर आपको दूसरा केस के बारे में बताया जिसका क्या नाम था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इसे मैंने दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जिसमें कि कहा गया क्या कि घोष ब्रदर्स को कैप्चर कर लिया गया साथ में। ठीक है, तो घोष ब्रदर को कैप्चर करने में एक कौन था आपके, एक घोष कौन है जो फेमस है, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के बारे में कहा गया कि हम आपको बचा लेंगे। किसने कहा ये बात, सीआर दास ने, चित्तरंजन दास ने कहा हम आपको बचा लेंगे। उन्होंने बचा लिया, उन्हें कहा इनके ऊपर लगाए गए सारे जो आरोप हैं सब निराधार हैं, बेसलेस है, वाहियात है, तो इन्हें छोड़ दो। तो इन्हें छोड़ दिया गया। बाकी लोग को कहा गया आपको सजाए मौत है, लेकिन सजाए मौत होने के बाद भी उन्हें टाल दिया गया और कहा गया ठीक है हम आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं। उन्हें क्यों कहा गया था सजाए मौत, क्योंकि उन लोग के बारे में था कि वो लोग सब बॉम्ब बनाना जानते हैं, जिसमें नाम क्या था, उल्लासकर दत्त। ठीक है, उन्हें उल्लास था इस चीज का कि भाई हमें बम बनाना आता है। ठीक है, और बारेंद्र कुमार घोष, तो इन्हें बम बनाना आता था, इसलिए इन्हें कहा गया था। बट फिर इन्हें कहा गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, बट बीच में क्या आता है, गुस्सा आता है आप लोग को कि हमारे बीच में धोखा देने वाला था कौन। तो आपको पता चलता है कि नरेंद्र गोस्वामी जो है इसने धोखा दिया है। तो आप लोग नरेंद्र गोस्वामी को जाकर के मार देते हो। मारने वालों का नाम क्या होता है, सत्येंद्र नाथ बोस और कनाई लाल दत्त। क्लियर है एकदम, बढ़े आगे। यस सर। इसे, इन सारे नाम को आपको दिमाग में रखने का प्रयास करना है। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस बहुत फेमस नाम है ये। कनाई लाल आपके लिए नया नाम हो सकता है, बट आप ऐसा कह सकते हो, हमारे इधर कहते हैं ना कना दे बहू, मतलब कि कना दूंगा, रुला दूंगा, ऐसा कहना है, ऐसा शब्द है विद्यानंद कोई। यस सर। हाँ हाँ। तो अब ये लोग सोच कनाला रहे में होंगे, रोना। अब ये दोनों सोच रहे होंगे आप दोनों अपनी भाषा में बात कर लो है, मतलब हम किसी काम के नहीं है। ठीक है, आप कन्हैया लाल दत्त की तरह कर लो। ठीक है, कि कन्हैया ने ऐसा कहा कि जाकर के गोली मार देंगे। और नहीं तो आप ऐसे कर लो, जैसे कर लो, कनाई काना तानना का मतलब होता है रोना रुलाना, अगर ये शब्द आपको याद हो सके। ठीक है, बेसिकली इसने कहा कि मैं आपको रुला दूंगा, इतना मारूंगा कि रोने लग जाओगा, तब भी आपको मैं मौत नहीं दूंगा, बाद में तड़पा तड़पा के मारूंगा। इस तरीके से आप कर लो, कनाई लाल दत्त जैसे भी कर सकते हो करो। ठीक है, तो सत्येंद्र नाथ बोस और कनाई लाल दत्त ये चीज है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक होती है बारह डकैती। ठीक है, देखो इधर, बारह डकैती। ठीक है, इसे आप ऐसे कर दो, ये बड़ी डकैती हुई है। ठीक है, बड़ी डकैती, बड़ा डकैती। ठीक है, बर्रा पढ़ो या बड़ा पढ़ो। ठीक है, तो बड़ी डकैती हुई है, किसने ऑर्गेनाइज करवाया, ढाका के अनुशीलन समिति ने। ठीक है, मतलब अनुशीलन समिति कितना काम कर रही है, मैगजीन चलाना, युगांतर नाम का, युगांतर नाम के मैगजीन का काम क्या था, या बाकी और उस टाइप के न्यूज़पेपर्स का, कि डिफेंड करना, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट करना काम था उनका। ठीक है, उसके अलावा फिर अटेम्प्ट करना मारने का, आप अबॉर्ट करना पड़ जाता है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। फिर क्या होता है, अलीपुर केस, जिसमें कि ये लोग सब फंसते हैं, ये सब के सब उससे जुड़े हुआ अनुशीलन समिति से। फिर यहाँ पे बड़ी डकैती करते हैं कौन, ढाका अनुशीलन समिति। किसके अंडर में, पुलिन दास के उसमें अंडर में, पुलिन दास, टू रेज फंड फॉर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। देखो क्या हुआ था, डकैती ये लोग, अब आप पूछोगे डकैती ये लोग क्यों करते थे, माना कि ये गोली मारते थे, पर इन्हें डकैती क्यों करते थे ये लोग। तो सोचने वाली बात है, अब डकैती करना चाहते हो, अब आप किसी को मारना चाहते हो, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। आज आप सपोज कि AK-47 चाहते हो। ठीक है, मान लो आप AK-47 रखना चाहते हो अपने पास। आप कहाँ से खरीदोगे AK-47, आपको यहाँ पे तो आसपास में मिलेगा नहीं, बाजार में तो मिल नहीं रहा। ठीक है, मैं अगर सपोज करूं कि मैं अपना AK-47 खरीदूं, क्या मुझे कोई ला करके दे सकता है AK-47, नहीं दे सकता, नॉट इनफ फंड्स, एग्जैक्टली। अब क्या होगा, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा किसी ऐसे जगह पे जहां पर कि मिलता हो। वो लोग कहेंगे ठीक है मैं आपसे लूंगा 50 लाख रुपए AK-47 का। मैं कहूंगा ठीक है भाई, तो अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जाकर के डकैती करूंगा। क्योंकि मैं अगर ऐसे आऊंगा कहने के लिए कि साक्षी मुझे पैसे दो, साक्षी तो वैसे दे देगी, हाँ ठीक है, विद्यान के पास आऊंगा, विद्यान मुझे पैसे दो, मुझे चाहिए। कहेगा विद्यान कितना, मैं कहूंगा 50 लाख। तो विद्यान कहेगा मैं आपको 50 पैसे ना दूं सर, 50 लाख की बात करते हो आप। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करूंगा मैं विद्यान के घर को लूट लूंगा जाकर के। ठीक है, मैं डकैती करूंगा जाकर के। तो फंड इकट्ठा करने के लिए होती है डकैती। तो यहाँ पे बड़ी डकैती की गई, ऐसे याद करो, बड़रा डकैती। ठीक है, कहाँ पे, ढाका में। ढाका कहाँ पे है, आज का जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी है ढाका, जिसे हम ढाका भी कहते हैं। आज के टाइम में ढाका है, पहले क्या थी, ढक्का, ढक्का ऐसे। किसके अंडर में हुआ है ये लूट, ये डकैती, पुलिन दास के अंडर में, पुलिन दास। ठीक है, पुलिन दास, पुलिंदा, हम कहते हैं ना ये नोट का पुलिंदा है, मतलब गड्डी, नोट की गड्डी, पुलिंदा, ऐसा हम पुलिंदा वर्ड है शायद कोई, आई डोंट नो। ठीक है, तो पुलिन दास ने किया। ठीक है, फंड रेज करने के लिए। तो ये आपको ये याद रखना है कि बड़ा अटैक कहाँ पे हुआ था।
ठीक है, किसके अंडर में हुआ था? तो ये आपको क्या याद रखना है, डाका अनुशीलन के तहत में किसके अंडर में, किस इंसान के अंडर में, तो पुलिन दास के अंडर में हुआ था। किस लिए हुआ था? ऑब्वियसली इसी वजह से। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो वायसराय था हार्डिंगे, ठीक है, वायसराय हार्डिंगे था, इसको मारने का प्रयास किया गया, किसके द्वारा? सचिन सान्याल के द्वारा और रास बिहारी बोस के द्वारा। ये आपको याद रखना है, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने मिलकर के बॉम्ब अटैक किया, किसके ऊपर? वायसराय हार्डिंगे के ऊपर। ठीक है, ये कहाँ पे थे? ये दिल्ली में थे ये लोग, तो दिल्ली में आकर के इन्हें मारा गया। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये मर नहीं पाए, इनको इंजर हो गए, ये अल्टीमेटली बच करके निकल गए। अरे देखो, बड़े आदमी जो होता है ना, उन्हें मार पाना बहुत मुश्किल होता है, कोई ना कोई उन्हें बचा के ले ही जाता है। तो वायसराय, वायसराय कोई छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं, है कि नहीं है? तो इसे मारना बहुत कठिन था, तो वायसराय हार्डिंगे को मारना बहुत कठिन था। और सचिन सान्याल जो है, सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस, इन दोनों ने मिलकर के मारने का प्रयास किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। ठीक है, कोशिश करना है ये सब चीज याद करने की जितना हो पाए, अदरवाइज फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ऑलराइट, सो उसके बाद फिर क्या होता है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल चलता है। ठीक है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, अब तो कई सारी कॉन्स्पिरेसी है, जैसे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हम लोगों ने देखा, आगे कहीं पे आपको मेरठ कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलेगा। तो अब ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में जो ट्रायल हुआ, तो किस किस को पकड़ा गया? कुमार विश्वास जो है आज के आपके कवि, ठीक है, कुमार विश्वास को जानते हो आप लोग? जानते हो कुमार विश्वास को? सर। हाँ, तो कुमार विश्वास को पकड़ा गया, और कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो देखो, कोई मुझे भी पागल समझ ले कि कुमार विश्वास उस टाइम पे कहाँ से आ गया। ठीक है, बट हाँ, कुमार विश्वास वॉज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। हमारी आत्मा तो अजर अमर है ना, इस वजह से। मेरे लैपटॉप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है लेक्चर कभी बंद हो जाए, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है इधर, स्क्रीन जो है बहुत ज्यादा झिलमिला रहा है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ जाना कि मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, मैंने कट नहीं किया है, पता नहीं कब तक चलेगा, लेट्स सी। तो कुमार विश्वास है, अमीर चंद है, ठीक है, इन्हें पकड़ा गया, अवध बिहारी को पकड़ा गया, और इन सबको क्या किया गया? कन्विक्ट ठहराया गया, और एंड एग्जीक्यूटेड फॉर देयर रोल इन द कॉन्स्पिरेसी, और इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी इन्हें मार दिया गया। किस किस को? कुमार विश्वास को, अमीर चंद को, और अवध बिहारी को। कैसे याद रखेंगे इन तीनों का नाम? कुमार विश्वास तो याद रहेंगे आपको, ठीक है, दिल्ली में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। ठीक है, अमीर चंद के साथ मिलकर के, कौन है? आम आदमी पार्टी का अमीर चंद, तो अमीर, जो अमीर लोग की पार्टी है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इसमें बड़े बड़े लोग हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर सब है ना, आईआरएस ऑफिसर सब है। तो अमीर चंद के साथ मिलकर के लड़ा था। ठीक है, बट ये क्या हुआ, इनका वध नहीं किया गया, बाकी इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया, इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, कोई पोस्ट नहीं दी गई कुमार विश्वास को, पता होगा आपको। तो अवध, अवध बिहारी, ठीक है, अवध बिहारी कह करके इन्हें निकाल दिया गया। तो कुमार विश्वास आप सारा का सारा रिलेट कर सकते हो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस को, और कुमार विश्वास को एग्जीक्यूट कर दिया गया अल्टीमेटली, आप ये ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये वाले कुमार विश्वास नहीं है, इनकी पुरानी आत्मा है ये। बस कोई बाद में कहेगा, देखो देखो कौन है ये दुष्ट इंसान जो कुमार विश्वास के बारे में ऐसा बोल रहा है। अरे मजाक करता हूँ मैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है आपका दिल्ली कॉन्स्पिरेसी का। उसके बाद फिर क्या है, अनुशीलन समिति के बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ईस्टर्न अनुशीलन समिति बताया, ढाका का। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्या, वेस्टर्न अनुशीलन समिति पे आते हैं। वेस्टर्न अनुशीलन समिति जो है, इसको एक बहुत ही अच्छा लीडर मिल गया था, जिसका नाम क्या था? जतेंद्र मुखर्जी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जतेंद्र मुखर्जी। जतेंद्र मुखर्जी कौन? बाघा जतेंद्र को मैं कहता ना, बाघा जतेंद्र नाम है, बाघा जतेंद्र। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा फेमस हुए, और ये युगांतर की तरह निकले। युगांतर मैगजीन है एक, युगांतर, ठीक है, तो युगांतर यहाँ पे क्या है? युग का अंतर करने वाले, इस प्रकार का इनका काम था, युगांतर की तरह निकले हैं। और इन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे क्या किया? व्हाट ही हैज डन, इन्होंने क्या किया? रिवाइटलाइज किया लिंक को, किस चीज को? कलकत्ता में और अलग अलग जगहों पे, बिहार उड़ीसा में, इन जगह पे अपने संगठन को बड़ा करने का काम किया, और यहाँ पे ये लिंक को काफी ज्यादा रिवाइटलाइज किए। जतिन जो है यहाँ पे, बाघा जतिन जो है, इन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया एक एरिया से निकल के बाकी एरिया में भी प्रचार प्रसार करने का, ये चीज है। उसके अलावा इतना ही नहीं, इन्होंने और भी बहुत कुछ किया। अम, इन्हें बाद में, मतलब बालासोर में ना, इन्हें मार दिया गया, आगे आप पढ़ोगे, बालासोर में इन्हें मार दिया गया। और क्या होता है कि हम हमें वो चाहिए, बंदूक वगैरह सब चाहिए, अब हाथ में तो मिलेगा नहीं। ठीक है, उस टाइम पे, उस टाइम पे वहां पे ना जर्मनी में सरकार थी, किसकी सरकार थी, ध्यान है आपको? उस टाइम पे जर्मनी में किसकी सरकार थी हमारे स्वतंत्रता के समय में? कुछ ध्यान है आप लोग को? वर्ल्ड हिस्ट्री का बेसिक आइडिया है कुछ?
हम्म आजाद हो रही थी तब। हाँ मतलब इस टाइम पे 1920s 30s के आसपास में कौन था वहां पे जर्मनी के पास में, किसके सर पास पावर थी? 1920 के उस समय तो थी जर्मनी का था हिटलर। हिटलर था वहां पे। हाँ 20 हाँ के बाद तो वही मतलब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो हिटलर ही आ गया था। ये मेरा लैपटॉप, अरे मैसेज आया हिटलर। हाँ हिटलर के हाथ में पावर थी। एक एक काम करते हैं विद्यानंद, साक्षी, तान्या, एक बार ना मैं लैपटॉप को रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आप 2 मिनट बाद फिर से ज्वाइन होना। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है लैपटॉप में, ठीक है? मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सो रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है? मुझे हो सकता है 5 मिनट ओके लग जाए रीस्टार्ट करने में, आप लोग ज्वाइन करना लेकिन। ओके सर ओके। सर